आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आज का, कुंभकोणम पान पत्ता और थोलई फूलमाला को हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आप इसका उत्तर ढूंढिए, तब तक मैं कुछ बताता हूं। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं और यह उत्पादों को दिया जाने वाला है। किसी भी उत्पाद को दिया जाता है, उत्पाद को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उसकी भौगोलिक विशेषता के कारण दिया जाता है। भौगोलिक विशेषता को दर्शाता है जीआई टैग। और इसलिए भी यह दिया जाता है कि नकली और असली उत्पाद में अंतर समझा जा सके। और ये हाल ही में इन दो उत्पादों को, कुंभकोणम पान पत्ता और एक थोलई फूल माला है, जिसको तमिलनाडु ने जीआई टैग दिया है। और आइए कुछ इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तमिलनाडु के तंजाउर का कुंभकोणम पान पत्ता और कन्याकुमारी की थोलई फूलमाला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में कुल जीआई टैगों वाले उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। जीआई टैग उत्पादों की पहचान को सुरक्षित करता है और क्या करता है? नकली उत्पादों को रोकता है। जैसे जिस उत्पाद को जीआई टैग मिल गया तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उत्पाद उस क्षेत्र विशेष का है, उसके नाम पर कोई भी दूसरा उत्पाद उस नाम से नहीं बेच सकता है कि यह असली है। ठीक, जैसे दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला हुआ है तो वह केवल दार्जिलिंग में ही वो असली चाय मिलेगी, बाकी कहीं मिलने वाली नहीं है, या जो दार्जिलिंग से बनकर आती है चाय वही मिलेगी। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में दुर्लभ पेट्रीफाइड जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार और चौथा है हरियाणा। इसे जो दुर्लभ पेट्रीफाइड जीवाश्म है, इसे झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में खोजा गया है। इसके व्याख्या को देखते हैं। भूवैज्ञानिकों और वन अधिकारियों ने झारखंड के पाकुड़ जिले के, जिला का नाम याद रखिए, कहाँ पे? पाकुड़ जिले के बरसामिया गांव को भी ध्यान रखिए। बरसामिया गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ पेट्रीफाइड जीवाश्म को खोजा है। देखिए, पेट्रीफिकेशन क्या होता है? पेट्रीफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक पदार्थ खनिजों से प्रतिस्थापित होकर के किसमें बदल जाता है? पत्थर में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में ऊतकों के छिद्र खनिजों से भर जाते हैं और मूल संरचना उसकी बनी रह जाती है। यह कठोर और कोमल दोनों प्रकार का हो सकता है। ऊतकों को लंबे समय तक संरक्षित भी किया जा सकता है। पेट्रीफाइड लकड़ी इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। ठीक, आगे चलते हैं। पारधी समुदाय मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मिजोरम और नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है असम और मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है बिहार और झारखंड और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पारधी समुदाय, यह वही समुदाय है, पारधी समुदाय, जिसे भारतीय जमींदार और अंग्रेज शिकार के लिए भेजा करती थी। यह घुमंतू प्रजाति है और इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि इस पर सरकार ने कहा है कि इन पर निगरानी रखना है। इस निगरानी को लेकर के चिंता है। और यह आमतौर पे जो पारधी समुदाय है यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, वन अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने मध्य प्रदेश में पारधी समुदाय सहित घुमंतू जनजातियों की निगरानी के आदेश पर चिंता जताई है। पारधी एक घुमंतू जनजाति है जो मुगल काल से ही शिकार से जुड़ी रही है। और क्या, ब्रिटिश और भारतीय जमींदार इन्हें शिकार के लिए नियुक्त करते थे। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहते हैं, जबकि यहाँ के अलावा गुजरात है, आंध्र प्रदेश है में भी इनके छोटे समूह पाए जाते हैं। और पारधी शब्द का मतलब होता है परद, जिसका मतलब क्या होता है? शिकार करना होता है। तो यह समुदाय जो है वो किससे जुड़ा हुआ है?
शिकार से जुड़ा हुआ है और यह घुमंतू एक जनजाति है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कुछ संख्या में ये समुदाय पाए जाते हैं। चलिए आगे, वनडे एज अ साइंटिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय ने? आप इसका उत्तर सोचिए। देखिए, यह प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वनडे एज अ साइंटिस्ट, यह छात्रों को अनुसंधान के लिए, छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, और किससे प्रेरित होकर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से प्रेरित होकर के इसे किया गया है और यह आयुष मंत्रालय द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय ने छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए वनडे एज अ साइंटिस्ट पहल शुरू की है। यह प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए इसको ध्यान रखना है कि छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए किया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों को अनुसंधान प्रयोगशालाओं में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई भी छात्र है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगशाला में, अनुसंधान वाली प्रयोगशाला में ले जाकर के उनको अनुभव कराना कि किस तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, उनको जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। आयुष संस्थानों ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक चिकित्सा को प्रदर्शित करने के लिए अपने दरवाजे खोले। इसका उद्देश्य जिज्ञासा को बढ़ावा देना और विज्ञान व नवाचार में रुचि विकसित करना है। और यह जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी के पहल पर यह शुरुआत किया गया है भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा कि छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ा जाए। आगे, जीआईसी आधारित प्रतिबिंब मॉड्यूल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संचार मंत्रालय? तो यह जो प्रोग्राम है वह गृह मंत्रालय का प्रोग्राम है। ठीक, इसे किसे लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्रतिबिंब मॉड्यूल के माध्यम से 6046 गिरफ्तारियां, 17,185 लिंक और 36,296 साइबर जांच अनुरोध दर्ज किए गए हैं। यह एक जीआईसी आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध और समन्वय केंद्र ने लॉन्च किया है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधियों को वास्तविक समय में मैप करने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपराधियों को वास्तविक समय में मैप कर सकता है, जल्दी से उनको पकड़ सकता है और उनके नेटवर्क को फिर ध्वस्त करने में भी यह ऐप मदद कर सकता है। ठीक, और सॉफ्टवेयर साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों को भी क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है जीआईएस मैप पर प्रदर्शित करके, और मोबाइल डेटा के माध्यम से अपराध की गतिविधियों को भी यह क्या कर सकता है? पता लगा सकता है। जिससे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं, आप देखते हैं ना कि इस समय बहुत तेजी से अपराधी घूम रहे हैं और वो अपराधी किस तरीके से है? साइबर, किसी के बैंक से इतने रुपए गायब हो गए, किसी को किसी तरीके से फ्रॉड चल रहा है, किसी को यह कह करके कि तुम्हारे ऊपर सीबीआई केस हो गया है, इतना पैसा दे दो नहीं तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से तमाम मामले सामने आते रहते हैं। उनको रोकने के लिए इसे भारत के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथ ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? देखिए, अगर आप इसका उत्तर आसानी से देना चाहते हैं तो इसको पकड़िए, भागीरथ। भागीरथ, और आप जानते हैं कि भागीरथ एक नदी भी है। भागीरथ, आप जानते हैं ना कि भागीरथ एक नदी भी है और यह कहाँ की नदी है? उत्तराखंड की। बाद में चल करके गंगा हो जाती है। तो
इसका उत्तर क्या हो गया? उत्तराखंड। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है कि यह ऐप लोगों को अपने क्षेत्र के उन जल स्रोतों को ढूंढना है, जानकारी देगा जो संकटग्रस्त हैं, जो जल स्रोत अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे हैं, उनकी यह जानकारी देगा ताकि उनका संरक्षण हो सके और उनको पुनर्जीवित किया जा सके, उनका पुनर्जीवन हो सके। सरकार ने झरनों और नदियों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी सारा का भी गठन किया है और यह कहां का है? उत्तराखंड मुख्य रूप से। और इसे लॉन्च किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को चलाया है। आगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, 2015 या फिर 2016 या 2017? इसका उत्तर ढूंढिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो अपनी मूल या देशी जो गोवंश जातियां हैं, गोवंश जातियां, उनकी नस्लों में सुधार करना, यानी नस्ल को सुधारना और क्या? उनका संरक्षण करना, क्योंकि इस समय आप जानते हैं होलिस्टियन, फिजिशियन तमाम प्रकार की जो है गायें भारत में आ रही हैं और उसमें जो भारत की देशी गायें हैं वो विलुप्त होती जा रही थी। तो इस मिशन के तहत उनको बचाने के लिए उनके आनुवंशिक लक्षण जो है उसका चेंज किया जाए, आनुवंशिकता में उसके बदलाव किया जाए, यानी नस्ल को बदला जाए, फिर उनके संरक्षण की बात करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। और यह मिशन 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में इस मिशन को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशी गौवंश नस्लों का संरक्षण और विकास करना, पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता, ध्यान रखना है, पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारना, दूध उत्पादन को बढ़ाना, दूध उत्पादन को बढ़ाना, ये 3 इसके प्रमुख लक्षण हैं, उद्देश्य हैं। यह योजना पशुपालकों की आय को बढ़ाने में भी सहायता करे, क्योंकि भारत में देखिए देशी गायें बहुत हैं, अगर उनकी नस्लों को सुधार दिया जाए तो वो ज्यादा आसानी से कोई भी किसान उसको अपने यहाँ पाल सकता है। क्योंकि जो बाहर से गायें आती हैं उनको यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता, जलवायु सूट नहीं करता। हो सकता है कि वो तराई के क्षेत्रों में ज्यादा दूध देती हो या जहाँ की वो मूल नस्ल है वहां पे ज्यादा दूध देती हो, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद उनका दूध उत्पादन घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि उस पर जलवायु का बड़ा असर होता है, किसी भी प्रजाति पर जलवायु का बहुत असर होता है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया, जिसमें शामिल क्या क्या रहा कि उनकी नस्लों को, सबसे प्रमुख क्या है कि देशी गौवंश की नस्लों का संरक्षण करना, उनमें सुधार करना, उनका विकास करना और उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधारना। अगर इतनी चीजें सुधर जाएंगी तो दूध उत्पादन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आज के प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।